जापान और चाइना के बीच हालात काफी बिगड़ गए हैं। जापान की प्रधानमंत्री सना तकाइची ने तो ये तक कह दिया कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करेगा तो जापान उसके बचाव के लिए अपनी सेना भेजेगा। इधर चाइना ने भी चेतावनी दे दी कि अगर जापान इसमें हस्तक्षेप करेगा तो उसकी भी करारी हार होगी। मतलब ताइवान इसमें अकेला नहीं लड़ेगा, यहां ताइवान जापान मिलकर चाइना से युद्ध लड़ेंगे। और सोचिए, जापान ने तो अपने योनागुनी में नई मिसाइलें तैनात करने की योजना को तेजी से आगे बढ़ा दिया है। ये जगह ताइवान से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ताइवान के लिए जापान और चाइना आपस में भिड़ जाएंगे? कायदे से इसे समझने के लिए हमें इतिहास को भी देखना होगा। देखिए, ताइवान और चाइना का जो विवाद है वो थोड़ा अलग है। चाइना जापान का भी पुराना विवाद है। चाइना जापान फूटे आंख एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। और आज विस्तार से हम भी इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे इस पूरे बवाल के बारे में, चाइना जापान के इतिहास के बारे में, और ये भी कि कैसे ये दुश्मनी इतना ज्यादा बड़ी हो गई। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। पहले बात आज की लड़ाई की। देखिए, ताइवान खुद को स्वतंत्र मानता है, लेकिन चीन इसे अपना हिस्सा मानता है। चीन बार बार चेतावनी देता रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो उसे वापस लेगा। हाल ही में चीन ने सैन्य अभ्यास तेज कर दिए हैं और ताइवान के आसपास जहाज और लड़ाकू विमान भेजने शुरू कर दिए हैं। इधर जापान ने साफ कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान सुरक्षा समझौते के तहत हस्तक्षेप कर सकता है। जापान ने अपने योनागुनी बेस पर नई मिसाइलें तैनात करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, ये जगह ताइवान से केवल 100 किलोमीटर दूर है और अगर कुछ विवाद बढ़ता है तो एक तरह से ताइवान जापान मिलकर चीन से युद्ध लड़ेंगे। और देखा जाए तो यहाँ चीन और जापान का जो टकराव होता दिख रहा है। देखिए, ये दुश्मनी कोई आज की नहीं है। चीन और जापान के बीच वर्तमान तनाव का इतिहास सदियों पुराना है। ये केवल आज का मामला नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच कई युद्ध, विवाद और द्विपक्षीय टकराव का परिणाम है। देखिए, प्राचीन काल से लेकर 7वीं सदी तक चीन एशिया का सबसे उन्नत और प्रभावशाली सभ्यता केंद्र था और जापान ने उसकी लिपि, बौद्ध धर्म, प्रशासनिक प्रणाली और संस्कृति को अपनाया। ये समय दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों का था, जिसमें चीन को बड़ा भाई और जापान को छोटा भाई माना जा सकता था। हालांकि कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ, लेकिन जापान के मन में चीन जैसा शक्तिशाली बनने की महत्वाकांक्षा इसी दौर से पैदा हुई थी, जिससे आगे चलकर एक अलग रूप भी लिया। 8वीं से 16वीं सदी के मध्यकाल में दोनों देशों का सीधा युद्ध कम था। समुद्री डाकुओं के हमलों के चलते तनाव दिखना शुरू हो गया था और यहाँ से दूरियां और अविश्वास की शुरुआत हुई। हालांकि 1592 से 1598 के बीच जापान के सामुराई नेता टोयोटोमी हिदेयोशी ने चीन की शक्ति को चुनौती देने के लिए कोरिया पर आक्रमण किया था, जिससे दोनों देश पहली बार बड़े स्तर पर सैन्य रूप से भिड़े। 19वीं सदी में चीन अफीम युद्ध और आंतरिक विद्रोह से कमजोर हो गया, जबकि जापान मेइजी पुनर्गठन के बाद आधुनिक और शक्तिशाली बनकर उभरा। शक्ति संतुलन बदल चुका था और यही साम्राज्यवादी इच्छा 1894 से 95 के पहले चीन जापान युद्ध का कारण बनी, जिसमें चीन हार गया, ताइवान खो दिया और राष्ट्रीय अपमान का सामना करना पड़ा। चीन और जापान के बीच सबसे बड़ा और निर्णायक संघर्ष 1931 में हुआ था। 1931 में जापान ने मांचुरिया पर कब्जा कर लिया था। यह पहला संकेत था कि जापान चीन में विस्तार करना चाहता था। अब इसे ध्यान से समझिएगा, आज के हालात को मत देखिए। जापान एक वक्त पर सबसे शक्तिशाली देशों में से एक था। अच्छा, 1931 के बाद 1937 से 45 तक सेकेंड सिनो जापानीज वॉर चला। इस युद्ध में जापान ने चीन के कई हिस्सों पर कब्जा किया और लाखों नागरिकों और सैनिकों को मार डाला। सबसे भयानक घटना 1937 में नानकिंग नरसंहार थी, जिसमें लगभग 3 लाख चीनी नागरिकों और सैनिकों की हत्या की गई। इस नरसंहार ने चीन में जापान के प्रति गहरा अविश्वास, गुस्सा और
ऐतिहासिक आक्रोश पैदा किया, जो आज भी चीनी जनता और सरकार की मानसिकता में मौजूद है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जापान का दबदबा कम नहीं हुआ। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया। इससे जापान की ताकत काफी कम हुई और विश्व युद्ध में पराजय के बाद जापान ने ताइवान को वापस चीन को सौंप दिया। लेकिन 1949 में चीन में 2 दशक तक चले गृह युद्ध के अंत में जब माओ त्से तुंग ने मुख्य भूमि चीन पर अपना अधिकार जमा लिया, तो विरोधी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता और समर्थक भागकर ताइवान चले गए। ताइवान अमेरिका के संरक्षण में चला गया। सन 1950 अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी नौसेना की जंगी जहाज 7वां बेड़ा ताइवान और चीन के बीच के समुद्र में पहरेदारी करने के लिए भेजा। सन 1954 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ताइवान के साथ आपसी रक्षा संधि पर हस्ताक्षर भी किए। खैर, ये विवाद चलता रहा और आज भी ताइवान को वापस पाने के लिए चीन कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन चीन के साथ जापान का विवाद खत्म नहीं हुआ। दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने रहे। आज भी जापान अपनी समुद्री सीमाओं और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है, जबकि चीन पूर्वी एशिया में प्रमुख शक्ति बनने के अपने उद्देश्य को आगे बढ़ा रहा है। जापान को इस बात का लगातार डर है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति और बढ़ा सकता है और क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़ने के लिए पड़ोसी देशों पर गलत तरीके से कब्जा कर सकता है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच लगातार सैन्य और कूटनीतिक टकराव दिखाई देता है और ये स्थिति केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं, बल्कि वास्तविक सुरक्षा संबंधी चिंताओं से भी जुड़ी हुई है। अच्छा, चीन और जापान की सैन्य ताकत की तुलना करें तो दोनों देशों के बीच असमानता साफ दिखती है। चीन दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत सेना के रूप में मानी जाती है अमेरिका और रूस के बाद, और इसके पास एक्टिव ट्रूप्स की संख्या करीब 20 लाख है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। चीन की नेवी भी सबसे बड़ी है, जिसमें 700 से अधिक जहाज और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं, जबकि एयरफोर्स में 3000 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा चीन के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हैं, और उसका रक्षा बजट भी बहुत ज्यादा बड़ा है और हर साल बढ़ता जा रहा है। और देखा जाए तो चीन की ताकत केवल संख्या में ही नहीं, बल्कि लगातार नई तकनीक और आधुनिक हथियार बनाने की क्षमता में भी है। वहीं जापान दुनिया की 8वीं सबसे मजबूत सेना के रूप में गिनी जाती है, जिसमें एक्टिव ट्रूप्स लगभग 2.5 लाख हैं, चीन से बहुत कम। जापान की नेवी आधुनिक है, जिसमें 150 से अधिक जहाज और हेलीकॉप्टर कैरियर्स शामिल हैं, ये भी चीन से कम है। वायुसेना में 1500 विमान हैं, ये भी चीन से बहुत कम है। हालांकि जापान के पास अमेरिका के F-35 जैसे फाइटर जेट्स मौजूद हैं। जापान की सेना हाईटेक और अच्छी तरह ट्रेन है, लेकिन उसका संविधान कहता है कि वो केवल अपनी रक्षा कर सकती है और हमला नहीं कर सकती। हाल के सालों में जापान ने अपनी सेना को आधुनिक और मजबूत बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन अगर समझा जाए तो अकेले चीन और जापान के बीच युद्ध होगा तो चीन अपनी संख्या और मिसाइल क्षमता के कारण बढ़त बनाएगा और यहाँ पर वो जापान के आगे भारी दिख रहा है। अकेले लड़ाई में चीन काफी ताकतवर है। हालांकि अगर जापान को अमेरिका का समर्थन मिलता है तो स्थिति शायद बदल जाए, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। हालांकि आपको बता दें, वास्तविक युद्ध की संभावना बहुत कम है, क्योंकि दोनों देश आपस में आर्थिक रूप से जुड़े हैं। जापान चीन से बहुत सामान आयात करता है, वहीं चीन जापान में भारी निवेश करता है। शायद टकराव खासकर सेनकाकू द्वीप या ताइवान को लेकर हो सकता है, लेकिन दोनों देश जानते हैं कि वास्तविक युद्ध उनके लिए बेहद विनाशकारी साबित होगा। यहाँ चीन और जापान दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर कोई बड़ा युद्ध हुआ तो उसका असर केवल चीन और जापान तक सीमित नहीं रहेगा। इन दो देशों के अलावा दुनिया भर पर इसका असर पड़ेगा। ये दोनों देश दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगा। सेमीकंडक्टर उद्योग, जिसमें जापान और ताइवान काफ़ी आगे हैं, प्रभावित होगा, जिससे मोबाइल, कंप्यूटर और कार जैसी तकनीकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। समुद्री रास्ते बंद हो जाएंगे और तेल और अन्य ज़रूरी सामान की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसलिए ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि चीन जापान के बीच का टकराव
बड़ा हो। फिलहाल हालात खराब हैं, दोनों देश एक दूसरे को चेतावनी भी दे रहे हैं। ताइवान को लेकर चीन काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई भी दे रहा है, लेकिन अगर चीन और जापान के बीच के हालात खराब होते हैं और अगर टकराव जैसी स्थिति बनती है तो इसका असर इन दोनों देशों तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।